हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 8th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 ये 5 चीज़ें यहाँ पर हमें दी गई हैं और इनके सामने हमें ये 5 ऑप्शंस भी दिए गए हैं और हमें सही ऑप्शंस को मैच करना है। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, दीवानी, इसके सामने है टीपू सुल्तान, फिर है टाइगर ऑफ मैसूर, इसके सामने है राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, उसके बाद है फौजदारी अदालत, इसके आगे लिखा है सिपाही, फिर है रानी चन्नम्मा, इसके आगे लिखा है क्रिमिनल कोर्ट, इसके बाद है सिपाही और इसके आगे लिखा है लेड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन किटूर। अब हमें सही ऑप्शंस को मैच करके दिखाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, दीवानी का मतलब, दीवानी का रिलेशन किससे है? दीवानी मतलब किससे रिलेट करता है? राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, यानी कि ज़मीनों से जो टैक्स लिया जाता था, ये इसका मतलब होता था दीवानी। तो दीवानी के आगे हम लिखेंगे राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। इसके बाद है टाइगर ऑफ मैसूर। टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। तो यहाँ पर हम इसके सामने क्या लिखेंगे? टीपू सुल्तान। फिर है फौजदारी अदालत। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फौजदारी अदालत वो कोर्ट होती है जिसमें क्रिमिनल केसेस चलाए जाते हैं। तो फौजदारी अदालत के आगे हम लिखेंगे क्रिमिनल कोर्ट। ये क्रिमिनल कोर्ट को ही फौजदारी अदालत कहा जाता था। फिर है रानी चन्नम्मा। रानी चन्नम्मा ने क्या किया था? उन्होंने किटूर में एंटी ब्रिटिश मूवमेंट को लीड किया था। तो रानी चन्नम्मा के आगे हम क्या लिखेंगे? लेड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन किटूर। फिर सिपाही, सिपाही के आगे हम लिखेंगे सिपाही। ये जो सिपाही वर्ड था, ये सिपाही शब्द से ही आया था। जो ब्रिटिशर्स होते थे, जो इंडिया पे राज करते थे, वो सिपाही को क्या कहते थे? सिपाही कहते थे। तो सिपाही के आगे हम क्या लिखेंगे? सिपाही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है फिल इन द ब्लैंक्स और ए पार्ट में हमें दिया गया है द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बिगेन विद द बैटल ऑफ डैश, यानी कि बंगाल में जो ब्रिटिश की जीत हुई थी, ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी बैटल ऑफ प्लासी से, यानी प्लासी की जो ये लड़ाई हुई थी, इसमें जब ये ब्रिटिश जीत गए तो यहाँ से बंगाल की इनकी जीत शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्लासी, यानी ये बैटल ऑफ प्लासी थी। बी पार्ट, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर्स ऑफ डैश। हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ पे राज करते थे? इनका राज्य कौन सा था? तो इसके आंसर में आप लिखेंगे मैसूर। ये मैसूर पर राज्य करते थे। इसके बाद सी पार्ट है डलहौजी इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ डैश। डलहौजी ने कौन सा नियम बनाया था, उसे क्या कहते हैं? ये था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि अगर किसी हिंदुस्तानी राजा का अपना खुद का बेटा नहीं होगा तो वो जब राजा मर जाएगा तो उसका जो राज्य है वो अंग्रेजों के अधीन हो जाता था, उस पर ब्रिटिश का कब्जा हो जाता था। तो ये कौन सा डॉक्ट्राइन था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लैप्स। इसके बाद डी पार्ट है मराठा किंगडम्स वर लोकेटेड मेनली इन द डैश पार्ट ऑफ इंडिया। जो मराठा किंगडम था, मराठा का जो राज्य था, वो भारत में कहाँ तक उनका ये फैला हुआ राज्य था? तो यहाँ पर आप लिखेंगे साउथ वेस्टर्न, यानी भारत का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है वहां पर मराठा का किंगडम था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है स्टूडेंट्स और हमें यह बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ए पार्ट में हमसे कहा गया है द मुगल एम्पायर बिकेम स्ट्रॉन्गर इन द 18th सेंचुरी, यानी 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर मजबूत हो गया था। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर कमज़ोर पड़ गया था और अब ब्रिटिश जो थे वो अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है, जिसमें कि हमसे ये कहा गया है कि 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर बहुत स्ट्रांग हो गया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स। इसके बाद बी पार्ट में हमसे कहा गया है द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेडेड विद इंडिया, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये अकेली ऐसी कंपनी थी, यूरोपियन कंपनी, जो कि भारत से व्यापार करती थी, ट्रेड करती थी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और भी देश थे, जैसे फ्रांस से या दूसरे यूरोपियन कंट्री से भी इंडिया का ट्रेड यानी व्यापार हुआ करता था। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ये अकेली ऐसी कंपनी नहीं थी, कोई अकेली ऐसी यूरोपियन कंपनी नहीं थी जो भारत से व्यापार करती थी। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स।
इसके बाद सी पार्ट में हमसे कहा गया है महाराजा रंजीत सिंह वॉज द रूलर ऑफ पंजाब, यानी कि जो महाराजा रंजीत सिंह थे ये पंजाब के राजा थे, ये पंजाब पे रूल करते थे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो यहां पर हम लिखेंगे ट्रू। इसके बाद डी पार्ट में हमसे कहा गया है द ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन द टेरिटरीज दे कंकर्ड, यानी कि जो जो राज्य ये ब्रिटिश जीतते जा रहे थे क्या वहां पर इन्होंने कोई भी चेंज नहीं किया। ये स्टेटमेंट हमसे ये कह रही है कि ब्रिटिश ने जहां जहां जिस राज्य को जीता वहां पर उन्होंने किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया। तो ये स्टेटमेंट गलत है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ब्रिटिश जहां जहां जीत हासिल करते जा रहे थे, जिन जिन राज्यों पर उनका कब्जा होता जा रहा था, उन्होंने वहां पर बहुत सारे चेंजेस लेकर आए थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहां पर हम लिखेंगे फॉल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि इंडिया में ऐसा क्या था जिसकी वजह से यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुई, वो क्या लेने भारत में आते थे, क्यों आते थे। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द यूरोपियन कंपनीज सो ग्रेट अपॉर्चुनिटीज इन ट्रेड विद इंडिया, यानी कि यूरोपियन कंपनीज को भारत में व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, संभावनाएं नजर आई। दे कुड बाय गुड्स एट अ चीपर रेट फ्रॉम इंडिया एंड कैरी देम बैक टू यूरोप टू सेल एट अ हायर प्राइस, यानी भारत में वो चीज़ों को सस्ते रेट पे खरीद सकते थे और फिर यूरोप में जाके अपने देशों में महंगे दामों पर बेचकर प्रॉफिट कमा सकते थे। भारत में उन्हें सिल्क सस्ता मिलता था, कॉटन सस्ता मिलता था, स्पाइसेस यानी कि मसाले सस्ते मिलते थे और इन सब की क्वालिटी भी बड़ी ज़बरदस्त होती थी। भारत का सिल्क, कॉटन, भारत के मसाले, इन सब की क्वालिटी टॉप क्लास की होती थी और सस्ते में मिल जाता था। तो यहाँ से ये सस्ता खरीदते थे ये यूरोपियन कंपनीज भारत में आके, फिर अपने देशों में जाकर उनको महंगा बेच के प्रॉफिट कमाते थे। दिस अपॉर्चुनिटी अट्रैक्टेड देम टू इंडिया, और यही वो वजह थी जिसकी वजह से यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज भारत की तरफ अट्रैक्ट हुई, भारत की तरफ आकर्षित हुई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट वर द एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि बंगाल नवाब्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कन्फ्लिक्ट की वजह क्या थी, मतभेद की वजह क्या थी, वो क्या रीजन थे जिनकी वजह से बंगाल नवाब्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे फॉलोइंग वर द एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम वो रीजन देखेंगे और ये रीजन हम दो तरीके से देखेंगे। पहला हम देखेंगे बंगाल नवाब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो क्या कहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, फिर हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कहती थी बंगाल नवाब्स के बारे में। तो पहले हम देखते हैं कि बंगाल नवाब्स क्या आरोप लगाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी पे। तो पहला पॉइंट है द नवाब्स रिफ्यूज टू ग्रांट कंसेशंस टू द कंपनी, यानी कि सबसे पहले तो ये रीजन आ गया कि जो नवाब्स थे उन्होंने कंपनी को कंसेशन देने से मना कर दिया, यानी कि जो डिस्काउंट टाइप मिलता है उन्होंने कहा कंपनी को नहीं देंगे। सेकंड पॉइंट, दे डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, यानी कि उन्होंने कंपनी के ट्रेड पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिया। वो कहते थे कि अगर कंपनी को यहाँ पे काम करना है तो उनको हमें टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट है दे डिनाइड कंपनी द राइट फॉर मिंट कॉइन्स एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन, यानी कि बंगाल के जो नवाब्स थे उन्होंने कंपनी को उनकी मर्जी से सिक्के बनाने से मना कर दिया। यानी एक तरह से नवाब्स ने कह दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी की करेंसी नहीं बना सकते, और फिर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को किले बनाने से भी मना कर दिया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले क्या करते थे, ये फैक्ट्री बोलकर अपने किले बनाते जा रहे थे, इसको भी बंगाल नवाब्स ने मना कर दिया था। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, द नवाब्स एक्यूज द कंपनी ऑफ नॉट पेइंग टैक्सेस एंड राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स, यानी कि बंगाल के नवाब्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर यह भी आरोप लगाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमें टैक्स नहीं दे रही है और वो हमारे लिए गलत तरीके से लेटर लिखती है जिसमें वो हमारी इंसल्ट करती है, डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स हमें लिखे जाते हैं। ये आरोप भी बंगाल नवाब्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो नवाब्स के ऊपर क्या आरोप लगाती थी। ऑन दी अदर हैंड द कंपनी ऑल्सो एक्यूज द नवाब्स इन द फॉलोइंग वेज। पहला पॉइंट, द लोकल ऑफिशियल्स ऑफ द नवाब्स वर ruining द ट्रेड ऑफ द कंपनी बाय मेकिंग अनजस्ट डिमांड्स, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ये कहती थी कि जो बंगाल के नवाब्स हैं ये अनजस्ट डिमांड कर रहे हैं, यानी कि गलत डिमांड्स कर रहे हैं जिससे कि कंपनी का जो व्यापार है, जो ट्रेड है वो खराब हो रहा है।
सेकेंड पॉइंट, द कंपनी हैड टू पे एक्सेसिव ड्यूटीज, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ये कहती थी कि हम पर ज्यादा टैक्स लगाए जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट, द कंपनी इज नॉट परमिटेड टू एनलार्ज सेटलमेंट एंड रीबिल्ड इट्स फोर्ट्स, यानी कंपनी ये आरोप लगा रही थी बंगाल नवाब्स पे कि हमें हमारे कंस्ट्रक्शन नहीं करने दिए जा रहे, फैक्ट्रीज नहीं लगाने दी जा रही और हमें हमारे किले भी बनाने नहीं दिए जा रहे हैं। तो इस तरह से जो बंगाल नवाब्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर आरोप लगाते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल नवाब्स पर आरोप लगाती थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड द अजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जब बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का हक मिल गया, दीवानी का राइट मिल गया, तो इससे उनको क्या फायदा हुआ। दीवानी का राइट मिलने का मतलब होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया था, तो इससे उनको क्या फायदा हुआ। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, द अजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट्स द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द फॉलोइंग वेज। तो फर्स्ट पार्ट में हम लिखेंगे, द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल, यानी कि जब बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स कलेक्ट करने का यानी दीवानी का अधिकार मिल गया, तो वहां से इनको बहुत बड़ी मात्रा में रेवेन्यू मिलने लगा, प्रॉफिट मिलने लगा टैक्स के रूप में। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर विच द कंपनी इंपोर्टेड टू बाय गुड्स इन इंडिया वाज स्टॉप्ड, यानी पहले क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर भारत में कुछ खरीदना होता था तो वो अपने ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर यहाँ पर लेकर आते थे, मंगवाते थे और फिर उस गोल्ड और सिल्वर को देकर वो यहाँ से मसाले या दूसरी चीजें खरीदते थे। लेकिन अब क्या हुआ, उनको बंगाल में टैक्स मिलने लग गया, रेवेन्यू मिलने लग गया, तो उनको अपने देश से गोल्ड और सिल्वर मंगवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यही हमारे देश में टैक्स लेते थे, पैसा कमाते थे, लेते थे और उन्हीं पैसों से वो यहाँ पर हमारे मसाले वगैरह और दूसरी चीजें खरीद कर उसका बिजनेस करने लगे, अपने देश में ले जाकर बेचने लगे। यानी हमारे ही पैसों से हमारा ही रॉ मटेरियल खरीद के वो यहाँ से लूटते थे और अपने देश में जाके प्रॉफिट कमाते थे। अब तो उन्हें अपने देश से गोल्ड और सिल्वर लाने की भी जरूरत नहीं रह गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ से उनको टैक्स यानी रेवेन्यू मिलता जा रहा था। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, द रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल नाउ कुड बी यूज्ड टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स इन इंडिया, मेंटेन कंपनी ट्रूप्स एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेज एट कैलकाटा, यानी बंगाल से अब जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को रेवेन्यू प्रॉफिट मिल रहा था टैक्स के रूप में, इससे वो कॉटन खरीद सकते थे, सिल्क टेक्सटाइल्स खरीद सकते थे और यहाँ पर जो उनकी ये आर्मी सेना होती थी, ट्रूप्स यानी आर्मी, इसको मेंटेन कर सकते थे और जो बिल्डिंग्स बनाने के खर्चे थे वो भी अब उनके लिए मुश्किल नहीं थे, पैसा तो उनके पास आ ही रहा था और वो अपने लिए किले बना पा रहे थे क्योंकि पैसा बहुत आ रहा था टैक्स के रूप में। ऑफिसेज बना रहे थे, कहाँ पर, कलकत्ता में और इंडिया के दूसरे पार्ट्स में भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस क्या होता था। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि सब्सिडरी अलायंस एक एग्रीमेंट की तरह होता था ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के राजाओं के बीच। और इस एग्रीमेंट में क्या होता था, इसमें यह कहा जाता था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत के जो राजाओं को सुरक्षा देती थी। भारत के जो राज्य होते थे उन राजाओं को कहते थे कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे अपनी फोर्सेस के द्वारा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें हमें पैसा देना पड़ेगा। तो ये होता था सब्सिडरी अलायंस। अब इसको 3 पॉइंट्स में यहाँ हम एक्सप्लेन करेंगे। अंडर द सब्सिडरी अलायंस, यानी कि सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था। पहला पॉइंट, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस। भारत के रूलर्स को, भारत के राजाओं को ये इजाजत नहीं थी, ये अनुमति नहीं थी कि वो अपनी आज़ाद आर्म्ड फोर्सेस रख सके। यानी भारत के जो राजा होते थे उनको अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अपनी आर्म्ड फोर्सेस, हथियारों से लैस कोई अपनी फोर्सेस, आर्मी रखने की उनको इजाजत नहीं थी। ठीक है। सेकंड पॉइंट, द रूलर्स वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी बट फॉर दिस दे हैड टू पे मनी। यानी अपनी तो फोर्सेस वो रख नहीं सकते थे जिनके पास हथियार हो, तो कंपनी कहती थी हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, लेकिन उसके बदले में राजाओं को ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे देने पड़ते थे। और थर्ड पॉइंट है, इफ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टू बी टेकन अवे एज पेनल्टी। यानी कि अगर भारत के राजा
ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी वजह से पेमेंट नहीं कर पाते थे, पैसे नहीं दे पाते थे, तो उनके राज्य की बड़ी ज़मीन का हिस्सा, ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी वो अपने अधिकार में ले लेती थी, उनसे छीन लेती थी, और कई बार तो लगभग पूरे के पूरे राज्य ही छीन लेती थी। तो ये भी अगर आप देखें तो जो सब्सिडरी अलायंस था इसमें इंडियंस को कोई फ़ायदा नहीं था, ये सारा फ़ायदा किसको जा रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी को ही जा रहा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इन व्हाट वे वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडियन रूलर्स। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्ट्रक्चर तैयार किया, जो एडमिनिस्ट्रेशन तैयार किया, वो किस तरह से भारत में जो पहले से जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, जो कामकाज करने का तरीका था, वो भारत के पुराने तरीकों से किस तरीके से अलग था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एडमिनिस्ट्रेशन तैयार किया ये हमें बताना है। तो इसके फर्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे, द इंडियन रूलर्स हैड रिवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ देयर टेरिटरीज बट नॉट मच इफेक्टिव। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले भारत में जो रिवेन्यू का जो तरीका था, रिवेन्यू कलेक्ट करने का, या एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम होते थे, जो कामकाज होते थे, वो उतने इफेक्टिव नहीं होते थे। द ब्रिटिश मेड न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कॉल्ड प्रेसिडेंसीज विद अ गवर्नर। और फिर जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया तो उसने कुछ 3 अलग अलग प्रकार की यहाँ पे प्रेसिडेंसी बनाई थी, और उसमें हर प्रेसिडेंसी का जो हेड था वो गवर्नर को रखा गया था। देयर वर डिस्ट्रिक्ट्स लुक्ड आफ्टर बाय द कलेक्टर्स। अब गवर्नर के अंडर में कलेक्टर्स होते थे जो कि डिस्ट्रिक्ट्स को कंट्रोल करके रखते थे। यानी कि जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स होते थे इनके ऊपर कलेक्टर्स का कंट्रोल था, कलेक्टर्स के ऊपर गवर्नर होते थे। सेकंड पॉइंट, बोथ द रिवेन्यू एंड पुलिस सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड एंड रीऑर्गेनाइज्ड बाय ब्रिटिश। भारत में जो रिवेन्यू का, टैक्स कलेक्शन का जो तरीका था और जो पुलिस का जो सिस्टम था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यानी कि ब्रिटिश ने उसको इम्प्रूव किया और नए तरीके से ऑर्गेनाइज किया। थर्ड पॉइंट, अंडर द इंडियन रूलर्स जुडिशरी वॉज नॉट मच इफेक्टिव। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले भारत में जो ये जुडिशरी सिस्टम था, अदालतों का जो सिस्टम था, ये उतना इफेक्टिव नहीं था। द सेम कोर्ट वॉज देयर टू हियर बोथ द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। एक ही तरह की कोर्ट में सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस सोल्व किए जाते थे। सिविल केसेस जो कि पैसे वैसे या ज़मीन वगैरह के लेन देन से रिलेटेड होते हैं, क्रिमिनल केसेस जिसमें कुछ अलग तरीके के अपराध किए थे, किसी की हत्या कर देना या डाकू वगैरह, इसके जो केसेस होते थे। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई उन्होंने अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग अदालतें बनाई, सिविल केसेस के लिए सिविल कोर्ट, क्रिमिनल केसेस के लिए क्रिमिनल कोर्ट। बट द ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड अ प्रॉपर जुडिशरी सिस्टम। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक प्रॉपर जुडिशरी सिस्टम भारत में एक तैयार किया। दे एस्टेब्लिश्ड द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बनाया। दे एस्टेब्लिश्ड सेपरेट क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट। और हर डिस्ट्रिक्ट में ब्रिटिश ने, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यहाँ पर सेपरेट क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट्स यहाँ पर बनाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब द चेंजेस दैट अकर्ड इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपनीज आर्मी। यानी जब कंपनी ने अपनी आर्मी बनाई तो उसमें उन्होंने कंपनी की आर्मी में क्या क्या उन्होंने खुद ही चेंजेस किए, हमें वो चेंजेस के बारे में बताना है जो कि कंपनी की आर्मी में किए गए। तो पहला पॉइंट है, द ईस्ट इंडिया कंपनी रिक्रूटेड प्रोफेशनल सोल्जर्स इन प्लेस ऑफ सवार्स एंड पैदल सोल्जर्स। पहले क्या होता था कि जो घोड़ों पे सवार होने वाले सैनिक होते थे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। पैदल सोल्जर्स जो कि पैदल ही चला करते थे उनको प्रेफरेंस दी जाती थी। लेकिन अब कंपनी ने क्या किया कि कंपनी ने ये डिसाइड किया कि हमारी आर्मी में प्रोफेशनल सोल्जर्स रखे जाएंगे प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ। सेकेंड पॉइंट है, द सोल्जर्स वर ट्रेंड इन न्यू वॉरफेयर टेक्नोलॉजी इन यूरोपियन स्टाइल। और अब जो सोल्जर्स रिक्रूट किए जाते थे, अपॉइंट किए जाते थे कंपनी की आर्मी में, उनको यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग दी जाती थी। नए तरीकों की जो वॉरफेयर टेक्नोलॉजी होती थी, उस समय के हिसाब से जो नए तरीके की लड़ाइयाँ होती थी, उन तरीकों से उनको ट्रेन किया जाता था। वो सब चीज़ें उनको सिखाई जाती थी सोल्जर्स को यूरोपियन स्टाइल में। थर्ड पॉइंट, द सोल्जर्स वर आर्म्ड विद मस्केट्स एंड मैचलॉक्स। और जो कंपनी के जो सोल्जर्स होते थे अब उनको ये नए प्रकार की बंदूकें दी जाती थी। मस्केट्स या मैचलॉक्स, ये उस समय की जो बंदूकें चलती थी उन्हीं के बारे में बताया गया है। यानी कि ये नई तरीके की बंदूकें थी उस जमाने में जिनकी ट्रेनिंग सोल्जर्स को दी जाने लगी कंपनी की आर्मी में। तो ये सब चेंजेस कंपनी की आर्मी में अब आ गए थे। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।